श्रोताओं नमस्कार। पैसिफिक विश्वविद्यालय पर्यावरण सहिष्णुता क्लब की स्थापना आज हुई है और इस क्लब के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर बीपी शर्मा, जो कि पैसिफिक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। हमारे साथ हैं श्री राहुल अग्रवाल जी, जो कि पैसिफिक विश्वविद्यालय के डायरेक्टर हैं। आज हम पैसिफिक विश्वविद्यालय पर्यावरण सहिष्णुता क्लब की जो स्थापना की गई है उसके बारे में आपको जानकारी दिलवा रहे हैं। सबसे पहले हम श्रोताओं इस क्लब की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं श्री राहुल अग्रवाल जी से। राहुल जी नमस्ते। इस क्लब की मतलब स्थापना इसलिए की कि एक तो युवाओं में ना ये पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना जी, और लोगों में एक विशेष प्रकार की भ्रांति है कि सिर्फ नीम का पेड़ लगाना। जी 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 जैसा कि हमने पेम्पलेट में लिखा है कि नीम के पेड़ से पूरे साल एक पक्षी को खाना नहीं मिल सकता। जी। तो हम लोग सब जनों को ये मतलब बताना चाहते हैं कि आप मिक्स करके जो अपना लोकल वनस्पति है उसको सबको सेव करके उनके सबके पेड़ लगाओ। जी। तो उससे क्या पूरे साल इको सेंसिटिव और इको फ्रेंडली माहौल रहेगा। जी जी राहुल जी, इस क्लब में अधिक से अधिक विद्यार्थियों और शिक्षकों की भागीदारी रहे, इसके लिए आपने क्या कुछ निर्देश जारी किए हैं? अब हम इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी मिल रहे हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि तरह तरह के कम से कम भी 50,000 पौधे इस मानसून के सीजन में पैसिफिक यूनिवर्सिटी और इस क्लब के साथ मिलकर लगाएं। इससे एक पर्यावरण में एक जो पक्षियों को आजकल ऑलरेडी इतने मोबाइल एंटीने हो गए, इसकी वजह से पक्षियों को रहना बहुत मुश्किल है। तो इनके लिए एक शेल्टर का काम करेगा और हम लोग 50,000 पौधे लगाने का एक संकल्प ले रहे हैं। जी 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 इन दिनों आपके विश्वविद्यालय में वृक्षारोपण का सघन कार्यक्रम किया गया और सघन वृक्षारोपण किए गए, इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। क्या कुछ पेड़ पौधे आपने अपने परिसर में लगवाएं और इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? पैसिफिक में हमेशा प्लांटेशन का तो फर्स्ट डे से ही पूरा लोगों ने रखा है। जैसे कि हमारे प्रताप नगर कैंपस है, इसमें हम लोगों ने कम से कम 20,000 पौधे लगा रखे हैं। इसमें बांस से लगा के हर तरह का पौधा है, मतलब नीम है, बांस है, गुलर है, अशोका है, रबर प्लांट्स है। और यहाँ पे आप अगर देखो तो 4 बजे बाद में एक पूरी की पूरी एक जो बर्ड सेंचुरी होती है ना, शाम को 4 बजे बाद आप अगर इस विश्वविद्यालय परिसर में आओगे तो आपको लगेगा कि बर्ड सेंचुरी है। मतलब काफ़ी पक्षी बाहर निकल रहे हैं, काफ़ी अंदर जा रहे हैं पेड़ों के अंदर। और मतलब हम लोगों का तो मेरा तो विशेष लगाव है पेड़ पौधे पर लगा रहे हैं। अभी हमारे मेडिकल कॉलेज में हमने 2000 पेड़ लगाए हैं पिछले 7 दिन में। जी 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 बहुत अच्छी जानकारी दी राहुल अग्रवाल जी आपने कि वृक्षारोपण में उचित संतुलन का जो महत्व है उसको कायम रखने के लिए पैसिफिक विश्वविद्यालय पर्यावरण सहिष्णुता क्लब बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। पैसिफिक यूनिवर्सिटी के इको सेंसिटिविटी क्लब के बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं हम वाइस चांसलर डॉक्टर बीपी शर्मा साहब से। शर्मा साहब बताएं, आप इस क्लब के बारे में किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई? मूल रूप से पर्यावरण में पारिस्थितिकीय संतुलन अर्थात इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए जैसा अभी राहुल जी ने बतलाया था कि नीम के पे आजकल जो लोग वृक्षारोपण करते हैं, नीम, अमलतास या अशोक, 2-3 तरह के ही पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण पक्षियों को ऋतु चक्र के अनुसार पूरा वर्ष भर खाने को नहीं मिलता है। इसलिए पक्षियों की संख्या 5% से भी कम रह गई है। तो इसलिए कि पक्षियों को प्रत्येक मौसम में ऋतु चक्र के अनुसार कोई न कोई फल का आहार मिल जाए। इसके अतिरिक्त पर्यावरण में संतुलन की दृष्टि से बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो कि मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ाते हैं, जैसे कि नदियाँ वर्ष भर बहना, यह भी वनस्पति के द्वारा जो जड़ों से ब्रायोफाइट्स आदि जो वाटर रिटेंशन करते हैं, इससे संभव होता है। इसके अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ फल, सब्जियाँ, खाद्य फसलों का जो उत्पादन होता है उस पर अनेक प्रकार के कीड़े, जिनको हम पेस्ट कहते हैं, वो अटैक करते हैं और उसके कारण किसान पेस्टिसाइड छिड़कता है और वो फिर हमारे आहार में जाकर बहुत अनेक प्रकार की बीमारियाँ पैदा करता है। जबकि प्रकृति में इस प्रकार का बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट के लिए अनेक प्रकार के ऐसे कीड़े हैं जिनको कि पैरासाइटोडिस कहते हैं, जो उदाहरण के लिए फसल पर अगर कोई कीट लगता है तो फसल ऐसी खुशबू पैदा करती है कि उससे वो कीड़े आकृष्ट होकर आते हैं और जो फसल पर लगा हुआ उसको नुकसान देने वाला कीड़ा है उसके ऊपर अंडा दे देते हैं। वो अंडा में से लार्वा निकलता है, वो उस लट को खा जाता है, जो कि फसल को नुकसान, स्टेम बोरर या इस प्रकार के फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े होते हैं। लेकिन अगर आसपास उन सारे इंसेक्ट्स को शेल्टर प्रदान करने वाले पेड़ नहीं हुए
तो ये संभव नहीं होता है, फिर हमारा पेस्टिसाइड पे ही डिपेंडेंस हो जाती है। इस दृष्टि से संपूर्ण पारिस्थितिकीय संतुलन की दृष्टि से किस किस प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए, किस अनुपात में लगाए जाने चाहिए, यह सारी जानकारी देने के लिए पैसिफिक इको सेंसिटिविटी क्लब की स्थापना की है। इस इको सेंसिटिविटी क्लब में 5 और आयाम हैं। दूसरा जो आयाम इसका है, हम लोग इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि जो आज रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उनका हम बहुत कम उपयोग कर पाते हैं, तो इसलिए इसके अंतर्गत हमने इसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए जो एनिमल पावर आजकल जैसे बैल चलित डायनामो से लेकर इथेनॉल ब्लेंडिंग, पेट्रोल में 30% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग की जा सकती है, और इसके साथ साथ बायोडीज़ल, हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा पड़त भूमि है कि बायोडीज़ल के लिए विभिन्न इस प्रकार की वनस्पति तेलों की फसलें, रतनजोत आदि तैयार करके और बायोडीज़ल से इथेनॉल ब्लेंडिंग से भारत का पेट्रोलियम इंपोर्ट बिल आधे से भी कम किया जा सकता है। और आज देश का विदेश व्यापार घाटा केवल पेट्रोलियम इंपोर्ट बिल के कारण ही बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से भी हमको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ बढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त आजकल कंप्यूटर का, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का चलन भी बहुत बढ़ गया है। जो ये कंप्यूटर के सारे पार्ट्स ख़राब होने के बाद माउस से लेके और सभी तरह की चीज़ें, यह जो इसको ई वेस्ट कहते हैं, ई कचरा, तो लोग इस ई वेस्ट को कहीं भी जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। तो इसका ई वेस्ट प्रॉपर डिस्पोजल और कलेक्शन सेंटर भी यहाँ पैसिफिक विश्वविद्यालय में स्थापित किया है। इस प्रकार हमारे यह जो इको सेंसिटिविटी क्लब है पैसिफिक विश्वविद्यालय का, यह एक बहुआयामी क्लब है। शर्मा साहब, आप ये बताएं कि जन भागीदारी इस पर्यावरण संतुलन के कार्य में हो, इसके लिए आपका ये संस्थान क्या कुछ प्रयास कर रहा है? इसके लिए हम देश भर में इस इको सेंसिटिविटी क्लब के सदस्य बना रहे हैं और उनके मार्गदर्शन के लिए ऐसा साहित्य 25-30 पृष्ठ की ऐसी 2-3 पुस्तिकाएं तैयार की है विभिन्न आयामों के ऊपर। इसको हम ईमेल के माध्यम से, पैम्फलेट और पोस्टर के माध्यम से पूरे देश भर में यह जागरूकता लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण कार्य इस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि आमतौर पर यह कहा जाता है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कई महत्वपूर्ण दायित्व निभाए जाते हैं, उसी कड़ी में पैसिफिक विश्वविद्यालय ने पर्यावरण संतुलन के इस महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करते हुए इस क्लब की स्थापना की। आप बताएं कि पैसिफिक विश्वविद्यालय के प्रबंध अध्ययन संकाय के पर्यावरण सहिष्णुता क्लब द्वारा सामान्य जानकारी के लिए एक आधारभूत सूची जारी की गई है, जिसका उपयोग सभी कर सकते हैं। और उस सूची में आपने बताया है कि बरगद, पीपल और जो अन्य वृक्ष हैं उनके बारे में बताएं, जिससे कि पर्यावरण का जो संतुलन की बात हम कर रहे हैं वो और आगे आए। आजकल विभिन्न प्रकार की गैसों का प्रदूषण भी बहुत बढ़ रहा है, और यह जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसा अभी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट आई है कि पिछले 50 वर्षों में उत्तरी गोलार्ध में जो जून महीने में बर्फ़ होती थी उसकी मात्रा आधी रह गई है। ऐसा भी शंका बताई जा रही है कि शायद 2035 तक हिमालय के ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ऐसी स्थिति में गंगा नदी सदा नीरा जो वर्ष भर बहती है वो केवल मौसमी नदी में बदल सकती है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए पेड़ों का बहुत बड़ा उपयोग है, और ख़ास करके हमारे जो पारंपरिक पेड़ हैं, बरगद है, पीपल है, गूलर है, कदम्ब है, ये पेड़ जो है कई जो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं और प्रदूषणकारी करीब 16 प्रकार की विषैली गैसें हैं उनको बड़ी मात्रा में शोषित करते हैं। जो हमारे विभिन्न पवित्र पौधे हैं वो इस प्रकार के प्रदूषणकारी गैसों को अधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं। औसत एक पेड़ 4 लोगों के द्वारा जितनी ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है उतनी ऑक्सीजन जनरेट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। उसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इन सबको भी अब्जॉर्ब करते हैं। तो पर्यावरण की शुद्धता और जो हम कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणक्षम विकास के लिए इस प्रकार का पारिस्थितिकीय संतुलन बहुत महत्व रखता है। आपने जो पैम्पलेट जारी किया है उसमें आपने लिखा है कि परिंदे जो कि गर्मियों में पक्षी के लिए अमृत होते हैं, इसके बारे में क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे? जी, सामान्यतः क्या होता है कि पक्षी गर्मी के मौसम में दूर दूर तक जाता है तो कहीं उसको पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। तो इसलिए हमारा आग्रह सभी परिवारजनों से भी है, जैसा हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा रही है कि मटकी फूट जाती थी तो उसका एक छोटा सा पात्र बना के और उसमें पानी भर के पक्षियों के लिए हर घर में रखा जाता था। आजकल वह चलन बहुत बंद हो गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे ज़मीन में छोटे उथले गड्ढे बनाकर और उन गड्ढों में भी पानी भर के और रखा जाए
तो उसमें कई प्रकार की जो प्रवासी पक्षी अट्रैक्ट होकर आते हैं। इस दृष्टि से हमारा आग्रह यह है कि स्थान स्थान पर ऐसे पक्षियों के लिए जल के स्रोत जो है विकसित, छोटे बड़े विकसित किए जाने चाहिए, वाटिकाओं में, पार्कों में और घरों में इस प्रकार के परिंदे लगाए जाने चाहिए। डॉक्टर शर्मा, आमतौर पर यह कहा जाता है कि जो चंदन का वृक्ष है यह एक मूल परजीवी रूट पैरासाइट वृक्ष है। इसके बारे में आप बताएं कि अगर चंदन के वृक्षारोपण को आम आदमी करना चाहे तो उसके लिए सुगम उपाय क्या है? सामान्यतया चंदन को स्वतंत्र रूप से गमले में या कहीं भी लगाने पर वह नहीं चलता है, क्योंकि वह, जैसा आपने कहा, रूट पैरासाइट है, किसी अन्य पौधे या पेड़ की जड़ के ऊपर प्रारंभ में पनपता है, उसको पोषण और आहार वह वहीं से लेता है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं 4 चंदन के पेड़ हैं तो वहाँ चिड़ियाएँ उनके जो फल खाती है और उसके बीज जो उसकी बीट के साथ गिरते हैं, और नीचे चूँकि पहले से जो विद्यमान पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों पर वो बड़े आराम से फैलते हैं, तो वहाँ 20-25 चंदन के पेड़ विकसित हो जाएंगे। लेकिन स्वतंत्र रूप से खाली ज़मीन में अगर आप चंदन का पौधे का रोपण करते हैं तो वो नहीं चल पाता है, क्योंकि वहाँ कोई दूसरे पौधे की जड़ या पेड़ की जड़ होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम जब भी चंदन के पेड़ लगाएं, बीज से लगाएं, पौधे को लगाएं, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि नीचे किसी दूसरे पौधे की अगर जड़ है तो वहाँ पर वह बड़े आराम से विकसित हो जाता है। तो यह ध्यान रख के अगर हम लगाते हैं, और अगर वैसे भी अगर हम उसको कहीं पर्यावरण को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो अपने आप जहाँ चंदन के और दूसरे पेड़ होंगे तो वो चिड़ियाएँ उनके फल खाती है, बीज उनकी बीट से गिरते हैं और वो स्वतः मतलब जो प्राकृतिक रूप से उगते रहते हैं। पैसिफिक विश्वविद्यालय पर्यावरण सहिष्णुता क्लब ने एक अनूठी पहल पर्यावरण संतुलन के इस कार्य में की है। एक और आप हमें ये बताएं कि आप क्या संगीत, नाटक और साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस है, इनका भी आप आयोजन करने के बारे में सोच रहे हैं क्या? हाँ, हम सोचते हैं कि जैसे सामान्य लोगों को यह जानकारी देने के लिए कि पर्यावरण में जो पारंपरिक पौधों का, वनस्पति का संतुलन है वह बनाए रखा जाए, इसके लिए ऐसे नुक्कड़ नाटक की हम स्क्रिप्ट तैयार करवा रहे हैं, जिससे कि हमारे छात्र ऐसे विभिन्न भीड़ भाड़ वाले स्थान, चौराहों आदि पर इस प्रकार के नुक्कड़ नाटक, ऐसी कविताएं, इसके साथ साथ अन्य साहित्यिक गतिविधियों का भी आयोजन करना चाहते हैं। जैसा कि अभी आपसे बातचीत में हुआ था कि पर्यावरण पर कवि सम्मेलन या इस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन भी हम लोग करने की योजना बना रहे हैं। जो लोग सरकारी और गैर सरकारी संगठन से संबंधित है वो इस पर्यावरण से जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें क्या कुछ करना होगा? इसके लिए एक छोटा सा हमारा फॉर्म है जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है और वैसे भी कोई भी प्राप्त कर सकता है। जो हमने अपना पैम्फलेट और पोस्टर में फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दिए हैं, तो वह फॉर्म भरकर वह सदस्य बन जाएगा। तो समय समय पर पर्यावरण संतुलन के लिए जो हम शोध के आधार पर विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रकाशित करेंगे वह भी दी जाएगी। और इस पर्यावरण सहिष्णुता क्लब के हम अलग अलग शहरों में इसके चैप्टर यानी कि स्कंध भी स्थापित करेंगे, जिससे कि वहाँ पर संगठित रूप से व्यवस्थित गतिविधियाँ पर्यावरण संतुलन के लिए चलाई जा सकें। पर्यावरण संरक्षण और जन दायित्व, इस महत्वपूर्ण दायित्व को निभाने का कार्य पैसिफिक विश्वविद्यालय पर्यावरण सहिष्णुता क्लब बेहतरीन तरीके से कर रहा है। हम आपको इस कार्य में सफलता मिले इसकी कामना करते हैं, और ये कामना भी करते हैं कि अधिक से अधिक युवा और महिलाएं इस क्लब में भागीदारी निभाएं और पर्यावरण संरक्षण के इस महत्वपूर्ण कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी। डॉक्टर शर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।